नमस्कार, मैं विकास कुमार मिश्रा स्वागत करता हूं आपका दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम में। दर्शकों, इस कार्यक्रम का नाम है नेपाल सेंट्रिक और इसमें हम बात करते हैं भारत नेपाल मैत्री संबंध पे। दर्शकों, भारत और नेपाल का संबंध बहुत ही पुराना है और बेहद खास और अनमोल है। भारत ने एक अच्छे पड़ोसी का धर्म हमेशा निभाया है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, नेपाल का भारत ने हमेशा साथ दिया है। आज हम इन्हीं सब बातों की चर्चा करेंगे और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर गौतम कुमार जी, असिस्टेंट प्रोफेसर पटना यूनिवर्सिटी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सर, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताएं, जो संबंध है भारत नेपाल का, धार्मिक दृष्टिकोण से देखें, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखें तो बहुत जुड़ाव देखने को मिलता है। मैं चाहूँगा इस मैत्री संबंध के बारे में थोड़ा आप बताएं। देखिए, भारत और नेपाल का संबंध जो है वो न सिर्फ सांस्कृतिक आधार पर जुड़ा हुआ है, जबकि ऐतिहासिक विरासत में भी हम लोगों का जो संबंध है वो रोटी बेटी का संबंध है। हम एक तरीके से कहें, भारत और नेपाल एक दूसरे के पूरक राष्ट्र हैं। राष्ट्र के रूप में मैं कहूँगा राज्य के रूप में, क्योंकि अंतर हम लोगों के बीच में सीमांकन इस तरीके का है कि हम ये नहीं कह सकते कि भारत और नेपाल दो अलग अलग राष्ट्र के रूप में, भले उनकी अपनी संप्रभुता है, लेकिन अगर सांस्कृतिक रूप से भी देखें तो बौद्ध धर्म के विकास, या फिर अगर हम अपने हिंदू धर्म की संस्कृति के हिसाब से भी देखें तो रामायण में जिन पात्रों का उल्लेख है या जिन जगहों का उल्लेख है वो हम भारत में भी देख पाते हैं, नेपाल में भी देख पाते हैं। तो एक तरीके के सांस्कृतिक जो संबंध है और एक दूसरे के साथ जो पूरक संबंध है वो एक दूसरे के लिए अनुश्रय है। सर, नेपाल जो है भारत के 5 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार के साथ सीमा साझा करता है, जिसकी वजह से कई सांस्कृतिक जो दृष्टिकोण से अगर बात करें तो जुड़ाव देखने को मिलता है और आर्थिक या अलग अलग जो भी दृष्टिकोण है उसमें कई सामंत जो है सिमिलैरिटी जो है वो देखने को मिलती है। मैं चाहूँगा उसकी आप ज़रूर चर्चा करें। भारत और नेपाल का जो सीमांकन है वो करीब 1850 किलोमीटर है, मतलब एक दूसरे के साथ हम लोग साझा करते हैं। 5 राज्य उसके साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड जैसे राज्य शामिल है। और हम दोनों राष्ट्रों के बीच में जो सीमा है वो कई जगह से निर्बाध रूप से खुली है, मतलब लोग एक दूसरे जगह आने जाने के लिए, आवाजाही करने के लिए स्वतंत्र हैं। विवाह के संबंध है, व्यापार हैं, कई भारतीय समूह जो है वहाँ व्यापार कर रहे हैं। शिक्षा, पर्यटन, बिजली उत्पादन, अगर आर्थिक रूप से अगर हम कहें तो कई व्यापारी समूह जो है हमारे वहाँ पर कार्यरत हैं। विदेश नीति के संबंध में भी अगर हम भारत की बात करें तो नेपाल एक लैंडलॉक देश होने की वजह से भारत के लिए उत्तरी सीमा में एक तरीके से रक्षा कवच का काम करता है। नेपाल की एक सीमा जो है वो तिब्बत की ओर खुली हुई है, जहाँ से वाहनों का आना जाना उतना आसान नहीं है। तो एक तरीके से हम कहें कि नेपाल के लिए भी व्यापारिक रूप से अगर हम देखें तो भारत ही एकमात्र ऐसा राष्ट्र है उसके लिए जहाँ हम उसके लिए पारागमन संबंधी, मतलब बंदरगाह उसको हम उपलब्ध करा पा रहे हैं और उसके व्यापार के लिए सुविधाएं उपलब्ध करा पा रहे हैं। और भारत को अगर देखें तो नेपाल का विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत भी भारत ही है वहाँ के लिए। हमारा एक दूसरे के साथ द्विपक्षीय व्यापार भी काफ़ी बड़ा है भारत और नेपाल का। और मधेसी समूह के लोग जो भारतीय मूल के करीब हैं, जो 1.25 करोड़ की आबादी में नेपाल में रहते हैं, उनके साथ वहाँ विवाह, नौकरी जैसे जो कई चीज़ें हैं भारत में, उनको जो रोज़गार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं नेपाल के लोगों को। तो एक तरीके से देखें तो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तीनों तौर पर हम देखें तो भारत और नेपाल का संबंध बहुत ही ज़बरदस्त है, एक दूसरे के पूरक हैं। जी सर, आपने अलग अलग दृष्टिकोण से बताया भारत जो है वो जुड़ा है नेपाल से। नेपाल के विकास के लिए भारत जो है हमेशा अग्रसर रहा है। अलग अलग परियोजनाएं हैं जिनमें भारत ने साथ दिया है नेपाल के विकास के लिए, चाहे सड़क निर्माण हो या अलग जो शिक्षा के लिए हो, सब में भारत ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। आपने बात की व्यवसाय की, आपने बात की, इसमें भी भारत जो है वो बहुत बड़ा निवेशक है। मैं चाहूँगा जो परियोजनाएँ अभी काम कर रही हैं, जो परियोजनाएँ अभी चल रही हैं, उनकी आप ज़रूर चर्चा करें, जो भारत और नेपाल के संबंध को और मजबूत बनाता है, उन परियोजनाओं की आप चर्चा करें। जैसा कि आपने अभी बताया कि जो आप जानना चाहते हैं कि कौन सी अभी जो परियोजनाएं हैं जो भारत और नेपाल के बीच में अभी चल रही हैं, तो भारत और नेपाल के बीच में 1816 में सुगौली एक संधि हुई थी। उस समय ब्रिटिश आर्मी थी। उस समय से लेकर कई परियोजनाएं हैं जो आज तक हम नेपाल के साथ चला रहे हैं। जो कुछ परियोजनाएं लंबित रह गई किसी कारणवश, लेकिन वर्तमान में जिन परियोजनाएं की हम बातचीत करें उसमें मुख्यतः जो परियोजनाएं हैं वो जल विद्युत से आधारित परियोजनाएं हैं। भारत भी ऊर्जा का एक बहुत बड़ा उपभोक्ता है, तो भारत को भी
ऊर्जा की आवश्यकता है। नवीकरण ऊर्जा में सौर ऊर्जा के अलावा पनविद्युत ऊर्जा ही एकमात्र ऐसी ऊर्जा है जिसके लिए हम बिना प्रदूषण के इसका उत्पादन कर सकते हैं। तो करीब करीब विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत, जैसे महाकाली नदी पर बांध बनाने से लेकर सप्तकोशी परियोजना से लेकर अरुण 3, अरुण 4 जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये ऐसे पनविद्युत परियोजनाएं हैं जिसमें हजारों करोड़ का निवेश हो रखा है पनविद्युत परियोजनाओं को बनाने के लिए। और करीब करीब इससे 12,000 से लेकर 15,000 मेगावाट बिजली अगर एकीकृत रूप से बातचीत करें तो उत्पादन का हम लक्ष्य रखें। इसके अलावा सड़क परिवहन की अगर हम बातचीत करें तो हम एकीकृत सीमा जो बना रहे हैं, सड़क का निर्माण काठमांडू तक हम लोग करने की परियोजना का विकास कर रहे हैं। सीमा पार रेल लिंक योजना जो है, जिसमें रक्सौल से लेकर काठमांडू तक इलेक्ट्रिक रेलवे लाइन बिछाने का काम है। जयनगर से लेकर नेपाल के कुर्था तक रेल लिंक, जिसका विस्तार हम 35 किलोमीटर और आगे बिजलीपुर और बांदीपुल तक हम कर रहे हैं। इसके अलावा IIT का एक सैटेलाइट कैंपस हम वहाँ स्थापित कर रहे हैं। बौद्ध विरासत के केंद्र को विकसित करने के लिए, पर्यटन आधारित रोजगार को बढ़ावा देने के लिए हमारे प्रधानमंत्री पिछली बार जब नेपाल दौरे पर गए थे तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विकास केंद्र का वहाँ विकास किया था। इसके अलावा नेपाल के रेलवे की आधुनिकीकरण के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना, मेडिकल शिक्षा में निवेश और उनको विश्वविद्यालय में तकनीकी हस्तांतरण देना। इसके अलावा अगर आप बातचीत करें तो हमारे यहाँ जो, अगर आप ध्यान देंगे कि जो कृषि क्षेत्र जो है नेपाल में बहुत ही सीमित मात्रा में एक कृषि क्षेत्र उपलब्ध है, तो नई तकनीक के द्वारा उनकी कृषि को संवर्धन देना, उनको प्रोत्साहन देना, ये कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं। इसके अलावा सेती परियोजना है, कोसी पर जो बांध बनानी, जिस महाकाली नदी की, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी चर्चा की है, उसके तहत भारत में भी सिंचाई का एक बहुत बड़ा साधन उपलब्ध होने की संभावना है। और करीब 21,000 किलोमीटर क्षेत्र हमारा बाढ़ में जो डूब जाता है उसको भी बचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं जो भारत और नेपाल के बीच में हम बातचीत करें तो अभी सामूहिक रूप से जिस पर काम किया जा रहा है। जी, आपने महाकाली नदी की बात की। अगर संधि की बात करें तो महाकाली संधि के ऊपर और थोड़ा विस्तार पूर्वक अगर जानकारी आप दे पाएँ तो महाकाली संधि है क्या, इस पर आप थोड़ा विचार प्रकट करें। महाकाली संधि जो है वो, अगर हम वास्तविक रूप से बातचीत करें तो ये 12 फरवरी 1996 के करीब सही तरीके से रूपांतरित हुई थी। लेकिन उससे पूर्व में भी जो ब्रिटिश भारत जो थे उसका नेपाल के साथ एक मित्रवत संबंध बना रहा। आज़ादी के पश्चात 1950 में हम लोगों ने एक मित्रता संधि की नेपाल के साथ, और ब्रिटिश सरकार ने जो संधि की थी उसको शारदा संधि कहा जाता है। तो शारदा संधि के अंतर्गत भी नेपाल से निकलने वाली जो 12 मासी नदियाँ हैं, मोटे तौर पर जो पूर्णकालिक रूप से बहती हैं, जैसे भारत में कृषि कार्य भी होते हैं लेकिन विनाश का भी काम होता है, तो उस पर कुछ ऐसी चीज़ें थी कि हम प्रयास कर रहे थे 70 के दशक से कि हम बांध बना सके, जिसके फलस्वरूप भारत में टनकपुर में एकीकृत रूप से अकेले भारत ने बैराज का निर्माण करना चालू किया, और नेपाल में तकनीकी गड़बड़ी की वजह से बाढ़ आया, जिससे हमारा वो टनकपुर बैराज जो है या जल भंडारण वाला जो है वो सही से रूपांतरित नहीं हो पाया। उसके पश्चात 96 के करीब जाकर एक एकीकृत संधि हमारी 12 फरवरी के करीब नेपाल सरकार के साथ हुई। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी और शेर बहादुर देउवा जो थे, उनके बीच में एक मित्रवत संधि हुई, जिसके तहत ये तय किया गया कि महाकाली नदी पर कई विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से बांध बनाया जाए, जिससे कृषि कार्य किया जा सके, जल विद्युत का उत्पादन किया जा सके, मतलब जिसको पन बिजली परियोजना, हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जिसके बारे में हम चित कर रहे हैं, जिससे साफ़ सुथरी बिजली बिना पर्यावरण प्रदूषण के हमको प्राप्त हो सके। इसके अलावा अगर हम इसको देखें तो बांध बनाना, बैराज बनाना, सीमांकन करना, महाकाली नदी को सीमा के रूप में एक मान्यता देना, ताकि दो राष्ट्रों के बीच में कभी कभी सीमांकन वाले मुद्दे भी आ जाते हैं, तो उसको स्थायी रूप से एक मान लिया जाए कि अभी जो बहती हुई हमारी महाकाली नदी है उसकी कई धाराएं हैं, तो उसको ध्यान में रखकर हम एक उसका सीमांकन भी कर सके, और भारत और नेपाल में दोनों ओर सिंचित कृषि भूमि का दायरा बढ़ाया जा सके। ये कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो महाकाली संधि के माध्यम से भारत नेपाल के बीच में प्रस्तावित है। भारत सरकार द्वारा संचालित पड़ोसी सर्वप्रथम नीति क्या है, इस नीति के बारे में आप चर्चा करें, इसके बारे में आप जो हमारे दर्शकों को जानकारी प्रदान करें। भारत में विदेश नीति के अंतर्गत
गुजराल सिद्धांत को माना गया है। गुजराल सिद्धांत का मतलब पड़ोसियों के साथ हम अपने मित्रवत संबंध को बढ़ाएं। और नई सरकार आने के पश्चात मोदी जी जब प्रधानमंत्री के कार्यकाल के रूप में आए तो उनका आधिकारिक पहला विदेश दौरा जो था वो नेपाल का था। 1997 के बाद भारत की किसी भी प्रधानमंत्री के द्वारा नेपाल की पहली आधिकारिक यात्रा थी, जबकि 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी भी नेपाल की यात्रा पर गए थे, लेकिन वो सार्क देशों की सम्मेलन में गए थे। तो आधिकारिक रूप से भारत की किसी प्रधानमंत्री के 97 के बाद जो पहली यात्रा थी वो प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा थी। और मोदी जी जब से सरकार में आए हैं तो भारत सरकार की ये नीति रही है कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, मतलब पड़ोसी राष्ट्र पहले हम लेके आए। और उसमें इन्होंने डॉक्ट्रिन में 3 सिद्धांत का पालन किया है, 3C, जिसको हम कहते हैं कनेक्टिविटी, कॉमर्स और कल्चर। भारत और नेपाल को अगर हम देखें तो कॉमर्स के मामले में, कल्चर के मामले में और कनेक्टिविटी के मामले में हम एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। और ये हम हमेशा परिलक्षित करते आए हैं, हम दिखाया है हम भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी राष्ट्रों के लिए कि भले हम भौगोलिक रूप से आकार में हम बड़े हैं, व्यापार के मामले में हम उनसे बड़े हैं, लेकिन पहला हमारा हृदय जो है अपने पड़ोसियों के लिए ही खुला हुआ है। चाहे वो नेपाल में आए हुए विनाशकारी भूकंप की बात हो, चाहे वो वैक्सीन नीति की हमारी बातचीत हो। भारत ने न सिर्फ नेपाल बल्कि और भी जो एकीकृत सीमा साधन करने वाले जो दक्षिण एशियाई देश हैं उनके साथ भारत ने हमेशा समानता पर आधारित दोस्ती की बातचीत की है। ये नहीं कि हम बड़े राष्ट्र हैं और बड़े भाई की भूमिका में हम हैं तो हम उनसे ज़्यादा अधिकार की बात कर रहे हैं, हम उनको समान नीति के तहत समानता के अधिकार के रूप में हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। चाहे वो आर्थिक रूप से हो, व्यापार में असंतुलन की बातचीत हो, चाहे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, एकीकृत विकास की बात हो, या चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब विनिर्माण की बातचीत हो, बैंकिंग हो, तकनीक का हस्तांतरण हो, तो भारत ने हमेशा बड़े भाई की भूमिका में समानता की ही बात की है। जी आपने सही कहा, भारत ने हमेशा से, चाहे वो भूकंप की स्थिति हो नेपाल में या फिर कोरोना काल में जो वैक्सीनेशन की हो, उसमें भारत ने हमेशा साथ दिया है नेपाल का। अगर हम नेपाल के जनकपुर में राम जानकी मंदिर की बात करें, जो नेपाल में स्थित है जनकपुर में, वहाँ जो है वो जुड़ाव देखने को मिलता है। जो बिहार नज़दीक है, बिहार के जो नागरिक हैं उन में एक अलग अहम भूमिका निभाता है जो ये मंदिर है। मैं चाहूँगा इसके बारे में आप थोड़ा बताएं, किस तरह से ये जुड़ा है सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से हमारे जो लोग हैं उनके मन में। जी, जैसा कि हम जानते हैं जनकपुर जो है उसको हम सीता जी की जन्मस्थली एक तरीके से समझिए कि मानते हैं। धार्मिक रूप से उसका हमारा बड़ा महत्व है। रामायण काल से अगर हम बातचीत करें तो हमारा वहाँ से लेकर अयोध्या तक का हमारा संपर्क रहा है। राम जी की जन्मभूमि से लेकर वहाँ उनका विवाह हुआ है। तो ये तो स्पष्ट है कि दोनों राष्ट्रों के बीच में सांस्कृतिक और धार्मिक इतना जुड़ाव है कि जिसको हम अलग नहीं कर सकते। वो पानी में लाठी मारने वाला चीज़ है कि अगर हम पानी में लाठी मारकर अलग करके देखना चाहें कि दोनों में क्या विभिन्नता है तो वही चीज़ है। दोनों में इतनी समानता है कि हम उसको अलग करके नहीं देख सकते। अब बिहार की सीमा पर यह स्थित है। यहाँ 2-3 और ऐसे हमारे बिहार के ज़िले हैं, जैसे दरभंगा हो गया, सीतामढ़ी, जो रामायण काल से आपस में जुड़े हुए हैं, जिनका पौराणिक महत्व भी है वहाँ पर एक तरीके से देखने के लिए है। विवाहोत्तर संबंध भी है वहाँ पर, उस तरीके से मधेसी मूल के काफ़ी लोग रहते हैं। मई 2018 में हमारे प्रधानमंत्री जनकपुर भी गए थे और वहाँ जाकर उन्होंने माता जानकी के मंदिर में पूजा अर्चना भी की थी। और वहाँ से उन्होंने 3 सिस्टर्स कनेक्ट प्रोग्राम को शुरुआत किया था, जिसमें अयोध्या, वाराणसी और आपको सीतामढ़ी, उसके अलावा बोधगया, लुम्बिनी और जनकपुर जैसे जो सिटीज़ हैं उनको आपस में कनेक्ट करने की बातचीत की गई थी, ताकि वहाँ से आवागमन किया जा सके, पर्यटन बढ़ाया जा सके और उसके साथ साथ कुछ आर्थिक व्यापार को भी वहाँ से हम बढ़ा सके। तो सीमा पर एकदम नज़दीकी होने की वजह से जो जनकपुर धाम है वो बिहार के लोगों के लिए तो खासी महत्व रखता है। जी, अगर हम रामायण सर्किट परियोजना की चर्चा करें तो 9 राज्य के 15 स्थान जो है इससे जुड़े हैं। किस तरह से ये जुड़ाव है, किस तरह से ये जो स्थान है वो दिखाए जाएंगे और क्या परियोजना है, थोड़ी उस पर आप बात करें। जैसा कि अभी आपने जिक्र किया रामायण सर्किट योजना का, इसका 2 उद्देश्य है। एक तो स्वदेश दर्शन, हमारे भारत गौरव यात्रा का एक महत्व है इसके अंतर्गत, और इसको 13 थीम आधारित, मतलब 13 थीम के आधार पर पर्यटन सर्किटों का विकास किया जा रहा है, जिसमें रामायण सर्किट योजना भी एक है। और इसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी है क्योंकि इस सर्किट योजना के अंतर्गत नेपाल के साथ साथ श्रीलंका को भी शामिल किया गया है इसमें। अब इसके अंतर्गत 9 राज्य शामिल हैं, जिनके 15
शहर जो हैं चिन्हित किए गए हैं, जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम के मतलब एक तरीके से जन्मभूमि हो चाहे कर्मभूमि, उनसे संबंधित जो राज्य हैं शहर है उनको जोड़ा गया है। जैसे बिहार में ही 3 राज्य शहर हैं, दरभंगा, बक्सर और सीतामढ़ी, जो इसके अंतर्गत आते हैं। इस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंतर्गत वाराणसी है, चित्रकूट है, श्रीवंगरपुर है। श्रीवंगरपुर वो जगह है जहाँ माता जानकी, भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी जिन्होंने गंगा वहाँ से पार किया था। उसी तरह से मध्य प्रदेश में भी चित्रकूट वो जगह है जहाँ पर ये रामायण सर्किट योजना के अंतर्गत इसका जुड़ाव किया गया है। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम, उड़ीसा में महेंद्रगिरी, छत्तीसगढ़ में जगदलपुर, उसी तरीके से महाराष्ट्र में आपको नासिक, और इसके अलावा अगर आप बातचीत करें तो तेलंगाना में और तमिलनाडु में रामेश्वरम, ये जो परियोजना शुरू की गई है इसमें इन 15 शहरों को जोड़ने का प्रयास किया गया, जहां विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर सड़क, रेल मार्ग और हवाई मार्ग की कनेक्टिविटी दी जा सके, या पर्यटकों के रहने के लिए विश्व स्तरीय होटल का प्रबंध किया जा सके, खान पान और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सके। और चूंकि इसकी सीमा जनकपुर तक है तो नेपाल तक जाएगी, और बाद में रामेश्वरम से जो आगे है श्रीलंका की जो सीमा है वहाँ तक के लिए इसमें प्रयास किया जा रहा है कि इसको उस तरीके से बढ़ाया जा सके। करीब 7500 किलोमीटर की एक जो दूरी है उसमें कवर की जा रही है। पहले रामायण सर्किट के नाम पर जो थी वो अयोध्या और जनकपुर के बीच में एक बस सेवा जो प्रारंभ की गई थी वो करीब 493 किलोमीटर ऑलरेडी वो कवर हो रही थी। ये वाली यात्रा 7500 किलोमीटर के करीब करीब है, और इसके अंतर्गत भारतीय रेलवे के द्वारा 2 ट्रेनें चलाई जा रही हैं, श्री रामायण एक्सप्रेस और एक और है ट्रेन रामायण तीर्थ करके वो चालू की गई है, जो उसमें 500 टूरिस्ट जो हैं करीब करीब एक साथ यात्रा कर सकेंगे। यात्रा का पहला पड़ाव अगर दिल्ली से बात करें तो सफदरजंग रेलवे स्टेशन से शुरुआत होगी, जो अयोध्या होते हुए जनकपुर तक जाएगी। और अगर हम खर्च की बात करें तो करीब करीब 72,000 रुपये प्रति व्यक्ति के माध्यम से IRCTC के वेबसाइट से हम इसको बुक कर सकते हैं डबल ऑक्यूपेंसी के माध्यम से। और ये यात्रा तकरीबन 20 दिनों की, मतलब 18 दिन या 17 दिन और 18 रातों की ये यात्रा होगी मोटे तौर पर। और आशा है कि इससे पर्यटन को भी, धार्मिक जो विश्वास एक दूसरे के संबंध और ज़्यादा प्रगाढ़ होंगे, और अर्थव्यवस्था को भी इसका लाभ पहुंचेगा पर्यटन। सर, सप्तकोशी और सूर्यकोशी परियोजना की बात करें तो ये किस तरह की परियोजना है, इसके अंतर्गत क्या काम होगा, इस पर आप चर्चा करें, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। भारत में बिहार का 21,000 वर्ग किलोमीटर इलाका ऐसा है जो कोसी के माध्यम से, हमेशा कोसी नदी जो है वो नेपाल से निकलती है, नेपाल और तिब्बत के पठारी क्षेत्रों से काफ़ी ऊंचाई वाले दुर्गम इलाकों से निकलती है, और ये करीब करीब 7 धाराओं में बटी हुई है, तो इसलिए हम इसको सप्तकोशी कहते हैं। और बिहार में आते ये शोक के रूप में तब्दील हो जाती है, बिहार का शोक भी हम इसको कहते हैं। करीब उत्तर बिहार का 21,000 किलोमीटर इलाका जो है वो बाढ़ग्रस्त हो जाता है। इसका अपना एक आर्थिक महत्व भी है कि बाद में एक उपजाऊ भूमि भी दे जाती है हम लोगों को। लेकिन अगर हम देखें एक तरीके से कि जितने दिनों तक ये इलाका जलमग्न रहता है उतने दिनों तक तो वहाँ विनाश की लीला रहती है। तो भारत सरकार ने नेपाल सरकार के साथ मिलकर कुछ लंबित परियोजनाएं थी, जो पहले हम लोगों ने चर्चा की है महाकाली नदी की, उसमें एक पंचमेश्वर परियोजना है जिसको जल्द से जल्द प्रयास किया जा रहा है कि टनकपुर बैराज का निर्माण करने की बात हो, चाहे अरुण 3 और अरुण 4 जो प्रोजेक्ट है जल परियोजना है, पनविद्युत परियोजना है, उसको जल्द से जल्द ऊंचाई वाले इलाकों के ऊपर हम बांधों का, बैराजों का, हाई डैम्स का निर्माण कर कर इसकी पानी को हम एक तरीके से इसका जल प्रबंधन कर सके, बैराजों का निर्माण कर सके, विद्युत का उत्पादन कर सके, कृषि योग्य भूमि के लिए हम सिंचित जल का प्रबंध कर सके। तो ये सप्तकोशी परियोजना का उद्देश्य यही है कि सप्त धाराओं में निकलने वाली जो कोसी नदी है, जो भारत में आके विभिन्न
जलगम क्षेत्रों में मिल जाती हैं, उनका एकीकृत प्रबंधन किया जा सके, बांध बनाया जा सके, बैराज बनाया जा सके, जल विद्युत परियोजना को जल्द से जल्द रूपांतरण किया जा सके। ये सप्तकोशीय संधि के अंतर्गत, परियोजना के अंतर्गत यही मुख्य बातें हैं। सर, हमने अलग अलग परियोजनाओं की बात की। अगर वर्तमान प्रदेश की बात करें तो रिश्ता तो बहुत मजबूत है। अगर भविष्य की बात करें तो और ये रिश्ता कितना मजबूत हो सकता है, क्योंकि कई ऐसी परियोजनाएं हैं जो इन रिश्तों को और प्रगाढ़ और मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये भविष्य में और कितना मजबूत देखने को मिल सकता है? जी देखिए, भारत जो है नेपाल के साथ, एक तो भू आबद्ध नेपाल देश है, तो नेपाल के लिए अगर जब भी व्यापार की अगर बातचीत करनी होगी तो भारत के बंदरगाह ही उसके काम आएंगे। भारत शुरू से दे भी रहा है। नेपाल भारत के साथ एक तरीके से देखिए तो आप दक्षिण एशियाई देशों के संघ जो है, सार्क है, वहाँ भी है, बिम्स्टेक में है। इसके अलावा गुट जो परियोजना चल रही है उसके साथ भी भारत जुड़ी हुई है। गुट निरपेक्ष आंदोलन में भी भारत की भूमिका रही है। नेपाल वहाँ भी हमारे साथ संबंध रहा है। तो अगर हम देखें सामरिक महत्व के आधार पर भी देखें तो भारत और नेपाल का संबंध इस तरीके का है कि हम उसको अलग करके हम नहीं देख सकते। मतलब भारत की सुरक्षा संबंधी चिंताओं के लिए नेपाल का समृद्ध होना और नेपाल का सशक्त होना उतना ही जरूरी है जितना भारत समृद्ध और सशक्त होगा। भारत भी अगर समृद्ध और सशक्त रहेगा, भारत की सामरिक चिंताओं की, हितों की रक्षा अगर नेपाल के माध्यम से होती रहेगी, तो फिर भारत भी नेपाल के लिए जो वैसी चीज़ें हैं, जैसे तकनीक के हस्तांतरण की बात हो, सेनाओं के आधुनिकीकरण की बात हो, वहाँ के लोगों को देश में हमारे रोजगार देने की बात हो, गोरखा रेजिमेंट के ऊपर जो बातचीत हो रही है आगे चलकर के 7 रेजिमेंट से, उसका और क्या विस्तार किया जा सकता है, नेपाल के लोगों को जो पेंशन स्कीम्स जो मिलती है, जो भारत के लोग काम कर रहे हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक तरीके से, या मुक्त व्यापार जो संधि हमारे यहाँ हो चुकी है भारत और नेपाल के बीच में, जिसके तहत भारत से गई हुई वस्तु, मतलब आयात की हुई वस्तु नेपाल के लिए विदेशी वस्तु के रूप में नहीं होगी, घरेलू वस्तु के रूप में हम उसका उपभोग कर सकेंगे। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम देखते हैं कि आने वाले समय में इसका और विस्तार ही होना है। मोटे तौर पर अगर हम ये कहें तो कि हम एक दूसरे के पूरक हैं, तो हमारी कुछ ज़रूरतों की आवश्यकता पूर्ति नेपाल करेंगे और नेपाल हमारे कुछ सामरिक हितों की रक्षा करेगा। नेपाल की ऊर्जा संबंधी आवश्यकताएं हैं, उसके लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है वो प्रतिबद्ध है। समझौता हो रखा है नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन से कि जब भी उसकी ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं की जो ज़रूरत होगी, जैसे पेट्रोलियम उत्पादों की, तो भारत उसकी पूर्ति करेगा। इसके साथ साथ अगर आप देखें भविष्य के लिए योजनाएं के लिए, तो भारत ने क्या किया है, नवीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में सौर जो देशों का जो संघ बना है उसमें पहले नेपाल नहीं था, लेकिन भारत के जोर डालने के बाद भारत ने नेपाल को उसमें शामिल करा लिया है। इसका मतलब नेपाल में भी जो भविष्य के लिए ऊर्जा, भविष्य के लोगों के लिए जो ऊर्जा के आवश्यकताएं पड़ेंगी, उसके लिए भारत ने नेपाल को अपने साथ लिया है, बड़े भाई की भूमिका निभाई है, साथ लेके चल रहे हैं। नेपाल में भी भारत के प्रति संवेदनशीलता देखी जा रही है, देखी गई है पहले से भी लोग। तो भविष्य की भी अगर हम बातचीत करें तो हमारे संबंध काफ़ी प्रगाढ़ होंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चर्चा में शामिल हुए, हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी दी, भारत और नेपाल के मजबूत रिश्तों के बारे में बताया और अलग अलग परियोजनाएं जो भी काम कर रही हैं भारत और नेपाल में, जिनके कारण और रिश्ते मजबूत होंगे, उनकी आपने चर्चा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। आज के अंक में हमने बात की भारत और नेपाल के मजबूत रिश्तों की, अलग अलग परियोजनाओं की चर्चा की और किस तरह से भारत हमेशा नेपाल के साथ रहा है और जितने भी जुड़ाव हैं दृष्टिकोण से हमने अलग अलग दृष्टिकोण से देखे, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो व्यापारिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो। अगले अंक में फिर मिलेंगे इसी विषय के साथ, लेकिन जानकारी प्राप्त करेंगे अलग अलग पहलुओं की। तब तक के लिए मुझे यानी विकास कुमार मिश्रा और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। पर आप देखते रहिए DD बिहार। नमस्कार।